हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जिसके पहले भाग में हमने वन संसाधन की चर्चा की थी। आज हम जल और कोयला व पेट्रोलियम पर चर्चा करेंगे। तो आओ बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं और पढ़ते हैं जल संसाधन। देखिए, हमने ये तो सुन ही रखा है कि जल ही जीवन है, जल हमारी मूलभूत आवश्यकता है। जल धरती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए आवश्यक है। अब मछलियाँ हैं, जलीय जीव हैं, ये सारे जल में रहते हैं। हमें भी जल आवश्यक है। पशु हैं, उन्हें भी जल आवश्यक है। विभिन्न उद्योग हुए, कारखाने हुए, उनके अंदर भी जल की आवश्यकता रहती है। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ है, औद्योगिकरण, शहरीकरण और मानवीय दखल से इन जल स्रोतों में अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट विभिन्न जैसे केमिकल हो गए, प्लास्टिक हो गया और कचरा हो गया, जो जैविक तरीके से नहीं निपटता है, उसकी मात्रा बढ़ गई है और यही हमें जल प्रदूषण के रूप में देखने को मिलता है। अब देखिए कि इन जल संसाधन पर संकट आया कैसे। देखो, एक चीज़ हम आज भी नोटिस करते हैं कि हमारे यहाँ वर्षा सीमित हो गई है। पहले जितनी वर्षा होती थी उतनी वर्षा आजकल नहीं होती है। सेकंड, हम देखते हैं कि वर्षा का जो समय है वो भी गड़बड़ा गया है। असमय वर्षा हो रही है, असमय ओलावृष्टि हो रही है। तो यह सारा संकट ग्लोबल वार्मिंग के वजह से उत्पन्न हुआ है, यानी वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। टेम्परेचर भी देखते हैं आजकल कितना हाई रहने लग गया है। सर्दी है तो सर्दी पहले खूब लंबे समय तक चला करती थी, अब सर्दी भी जो है वो 2 महीने में सिमट कर रह गई है। तो ये सारा जो अनबैलेंस हो रहा है, ये प्रदूषण के कारण ही हो रहा है और जल संसाधन भी एक मुख्य समस्या है। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है और वर्षा अवधि वर्ष के कुछ महीनों तक सीमित रहती है, और जिस कारण भूजल स्तर की उपलब्धता में कमी आई है। साथ ही फसलों के लिए जल की अधिक मात्रा की मांग, उद्योगों व नगरों के प्रदूषकों द्वारा जल उपलब्धता पर संकट आया है। अब वर्षा कैसे होती है, ये प्रोसीजर हमें पता है कि जो महासागरों का, धरती का जो जल है वह वाष्पीकृत होकर बादलों तक पहुंचता है और फिर वर्षा के रूप में धरती पर आता है। अब जब भूजल लेवल ही कम हो रहा है तो कहाँ से, आप बताइए, पर्याप्त जल उपलब्ध होगा वर्षा के लिए। और जल की जो मांग है वो भी बढ़ गई है। सिंपल सी बात है, जनसंख्या बढ़ी है, पीने के लिए पानी की कमी हो गई है। उद्योग है, नगर है, ये भी बहुत अधिक विकसित हुए, इनमें भी जल की आवश्यकता रहती है। तो इस कारण हमारे जल संसाधनों पर संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, आप इसे नोट करें, फिर हम जल संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे के भाग में चर्चा करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमने देखे होंगे बांध, है ना। नदी जैसे बह रही है, उसके पानी को रोकने के लिए वहाँ पर एक बड़ी चौड़ी लंबी दीवार बना दी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, बांध। ये बांध बड़ी मात्रा में जल संग्रहण हेतु उपयोगी है और इस जल का उपयोग सिंचाई के साथ साथ विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। जैसे इससे नहरें निकाली जाती हैं, वो नहरें जलापूर्ति करती है। जैसे हम राजस्थान में हम जानते हैं, जो हरीके बैराज बांध है, वहाँ से ये इंदिरा गांधी नहर आती है। इंदिरा गांधी नहर ने काफ़ी सिंचाई क्षेत्र कवर किया है और इसमें पानी को हम स्टोर करते हैं, उसे किसी टरबाइन पर गिराकर विद्युत उत्पादन भी इसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए कि सिंचाई के लिए ये बांध जरूरी है, विद्युत उत्पादन के लिए बांध जरूरी है। लेकिन फिर भी हमने न्यूज़पेपर, टीवी में सुना होगा कि बांध निर्माण का विरोध भी किया जाता है। तो इनके विरोध के क्या कारण है, थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, बड़े बांध के निर्माण के विरोध के कारण पहला तो है सामाजिक समस्याएं। देखिए, बांध निर्मित होगा, बड़ा बांध बनाने के लिए बहुत अधिक क्षेत्र वहाँ पर संचित करना होगा। तो इसके लिए वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है और उन्हें उनकी ज़मीन का पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। अभी जैसे 1970 में एक बांध बना था, तवा बांध, उसके विस्थापितों को जो उनसे प्रॉमिस किया गया था वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो सोचो वो अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे। सेकंड, आर्थिक समस्या। इसमें जनता का अत्यधिक धन लगता है और उस अनुपात में लाभ नहीं मिल पाता। जैसे टैक्स के द्वारा जो सरकार को रेवेन्यू जाता है और कोई डिपार्टमेंट है उनका रेवेन्यू होता है, तो वो सारा धन एक बांध को निर्माण करने में लग जाता है। और आप देखिए कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, ह्यूज कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें बहुत ही करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होते हैं और उस अनुपात में लाभ वहाँ पर नहीं मिल पाता है। पर्यावरणीय समस्या। अब बहुत बड़ा बांध बनेगा तो वहाँ पर पेड़ वगैरह जो वनस्पति होगी वो वहाँ पर विनाश हो जाती है, जिससे जैव विविधता की क्षति होती है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण से बांधों का विरोध होता आया है।
कुछ मुख्य बांधों के निर्माण की हम चर्चा कर लेते हैं, जहाँ पर कुछ आंदोलन फेमस हुए हैं। फर्स्ट हमने सुना होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर ये बांध बनने वाला था। इस बांध की ऊंचाई के कारण बहुत विरोध हुआ। अब देखिए ये बांध काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। अब ये टूटता है तो देखिए कितने एरिया को वहाँ पर डुबो देगा, जलमग्न कर देगा। इस कारण इस नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध का विरोध होने लगा और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से फेमस हो गया। सेकंड हम देखते हैं टिहरी बांध। ये गंगा नदी पर बनने वाला बांध था। इस बांध का विरोध भी पर्यावरणविदों द्वारा किया गया कि बहुत अधिक जैव विविधता वहाँ पर नष्ट हो पा रही थी। इस कारण इस बांध का भी विरोध किया गया। थर्ड हमने चर्चा की थी तावा बांध। ये नर्मदा नदी की सहायक नदी तावा पर बनाया गया और यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ भी लोग काफ़ी रहते थे, काफ़ी जनसंख्या रहती थी, उनको विस्थापित करना था तो उन्हें प्रॉमिस किया गया भी आपकी जो ज़मीन है या आपकी जो फसल है उसका आपको मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन आज भी इनके विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिला है। तो इन्हीं कारण से देखिए इन बड़े बांधों का विरोध चलता गया और आंदोलनों के अंदर परिणत हो गया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बांधों के लाभ पर डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ भी लिया था कि सिंचाई और विद्युत उत्पादन में ये काम आते हैं। सिंचाई के लिए देखिए फेमस उदाहरण है ही कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो एक बांध से निकाली गई है और इसने काफ़ी अधिक एक बड़े क्षेत्र को संचित किया है, कृषि हेतु लाभ पहुँचाया है। नेक्स्ट एक बीसलपुर बांध है जिसने भी लोगों के पानी की ज़रूरतों को भी पूरा किया है। विद्युत उत्पादन हम टरबाइन चलाकर कर ही सकते हैं और जल का वितरण जैसे पीने योग्य जल है या और उद्योगों के लिए जल है, उसके वितरण के लिए भी हमें बांधों की आवश्यकता रहती है। अब हम कुछ प्राचीन जो जल संग्रहण की पद्धतियां हैं जो आदिवासी इलाकों में या दूर दराज के इलाकों में जहाँ वर्षा का जल ही एकमात्र स्रोत के रूप में रहता है, उनमें हम जल संग्रहण की पद्धतियों पर चर्चा करते हैं। देखिए फर्स्ट है जल संग्रहण की पद्धति कुल है। ये कहाँ पर प्रचलित है? ये हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। वहाँ पर क्या करते हैं देखिए कि झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गांवों तक ले जाया जाता है। आप देख सकते हैं कि देखिए इस प्रकार का सिस्टम रहता है कि बारिश होती है, बारिश से झरने बनते हैं और झरनों के द्वारा छोटी छोटी नीचे नालियां बना देते हैं जिससे वो अलग अलग गांवों तक पानी पहुंच जाता है और उनके पेयजल की आवश्यकता है या अन्य आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करता है। नेक्स्ट है राजस्थान में खादिन। यह जल संग्रहण की पुरातन पद्धति है जिसमें जल ग्रहण क्षेत्र से जल खादिन बाद में संचित होता है और जल का उपयोग फसल हेतु, भूमजल स्तर सुधार हेतु किया जाता है और इससे पानी रिसकर कुओं में भी संचित किया जा सकता है। अब इसका चित्र देखिए और इस चित्र को अपनी नोटबुक के अंदर भी आपको नोट करना है। देखिए यहाँ पर जल संग्रहण क्षेत्र से पेड़ हो गया या ऊपर कोई पक्की भूमि है, वहाँ पर जल गिरता है और वर्षा का जल वहाँ से आगे देखिए खादिन बांध यानी छोटा बांध बना दिया जाता है, उस क्षेत्र में संचित हो जाता है। वहाँ पर या तो कृषि कर ली जाती है या अगर कृषि नहीं है, खाली भूमि है, तो वो जल सारा रिसकर धरती में चला जाता है जिससे भूमजल सुधार भी होता है। अगर पास में कुआं बना दिया जाए तो यहाँ से जल रिसकर कुओं को भी भर देता है और वहाँ से इसे पेयजल के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जल संग्रहण की खादिन पद्धति कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? राजस्थान में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट चेक डैम। देखिए कि बड़े समतल भूभाग में जल स्थल संग्रहण मुख्यतः अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढों अथवा निचले स्थल वर्षा ऋतु में पूरी तरह भरने वाली नालियों पर कंक्रीट या छोटे पत्थरों पर चेक डैम बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार के चेक डैम होते हैं जहाँ भी जैसे वर्षा का जल है वो गिरेगा तो संचित हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे से बांध होते हैं जो मानसून का जल, वर्षा का जल एकत्र करते हैं। बड़े अगर तालाब वहाँ पर बना दिए जाए तो बड़े तालाबों में पूरे साल के लिए जल रहता है और छोटे तालाब उनमें देखिए वाष्पीकरण भी होगा, जल वहाँ से वाष्प के रूप में उड़ भी जाएगा, तो उनसे भी कुछ 2-3 महीने 6 महीने के लिए भी जल संग्रहित रहता है। परंतु ध्यान रखिए चेक डैम बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है भूम जल स्तर में सुधार करना, यानी भूमि का जो जल स्तर है उसमें वृद्धि करना। वर्षा का पानी है देखिए कितना सारा पानी आता है, वो नालों नदी में यूं ही बह जाता है और गंदा हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो उसके सदुपयोग के लिए ये छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाते हैं। और आजकल देखिए वर्षा का जल है वो संग्रहित भी किया जाता है। और आपको पता है वर्षा जल के संग्रहण की पद्धति तो बहुत सालों से चलती आ रही है। पुराने समय में भी टांके, नाले इनके द्वारा भी जल को संग्रहित किया जाता था। आज भी बहुत अच्छा सिस्टम जैसे छतों से या पाइपलाइन के द्वारा नीचे टैंक बनाकर वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है और ये पीने में बहुत अधिक शुद्ध भी होता है। ठीक है,
नेक्स्ट कुछ और पद्धतियाँ भी है जल संग्रहण की जो अनेक प्रदेशों में प्रचलित है, जैसे बावड़ी है दिल्ली में, आप इनके डायग्राम साथ के साथ देखते जाइए। कट्टा कर्नाटक में, सुरंगम केरल में, एरिस तमिलनाडु में, आहार व पाइन बिहार में, बंदिश उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में, बंदारस व ताल महाराष्ट्र में। देखिए इन्हें अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग नाम से जाना जाता है। वैसे लगभग इनका मूल उद्देश्य एक ही है कि वर्षा के जल को संग्रहित करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने एक टर्म पढ़ी थी भौम जल। देखिए यह क्या होता है कि ये जल क्षेत्र में फैला होता है और बड़े क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान करता है। यह जल वाष्प बनकर उड़ता नहीं है और कुओं को भरता है, यानी इसका वाष्पीकरण थोड़ा धीरे होता है क्योंकि ये मिट्टी के अंदर संचित हो जाता है। ठीक है, मिट्टी के अंदर सतह पर फैल जाता है और काफ़ी लंबे टाइम तक ये वनस्पति को नमी प्रदान करते। जैसे अब जंगल है तो जंगल में बारिश होती है, मान लो एक बारिश भी हो जाती है तो वो जल्दी से मिट्टी सूखती नहीं है, तो कई महीनों तक उसको वनस्पति को संचित करती रहती है, तो यह कहलाता है भौम जल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था जल संसाधन। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कोयला व पेट्रोलियम संसाधन पर। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है कोयला और पेट्रोलियम संसाधन। आज हम देख रहे हैं कोयला और पेट्रोलियम की मांग बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसकी कमी भी हमें देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में बिजली का संकट था जिसमें कोयले का स्टॉक ख़त्म हो गया। ऐसे में बारिश हुई, उस वजह से जो कोयले का स्टॉक था वो भीग गया, तो उस वजह से बिजली के कट भी हमें देखने को मिले। पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं वो दिन बर दिन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह आपसी देशों में तनाव भी है और इसकी कमी भी है। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर इनका एकाधिकार है, वहाँ से इनकी सप्लाई नहीं हो रही है, उस वजह से भी ये संकट हमें देखने को मिल रहा है। कोयला और पेट्रोलियम जो हैं ये जैव मात्रा से बनते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनसे हमें कोयला व पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी मौजूद रहते हैं। एक विधि होती है पेट्रोलियम को प्राप्त करने की, प्रभाजी आसवन। थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में। इससे क्या करते हैं कि जो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो निकाला जाता है, अलग अलग तेलों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं, उस वजह से इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है और अलग अलग टेम्परेचर पे इसमें से जैसे डीजल है, केरोसिन है और पेट्रोल है, ये अलग अलग ताप पर अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोयला और पेट्रोलियम जो संसाधन है इनकी आज के समय बहुत ही अधिक मांग है। कोयला व पेट्रोलियम का अविवेकपूर्ण दोहन, कि जब कोयला व पेट्रोलियम को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड व सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो कोयला पेट्रोलियम जलता है तो हमें ये चीज़ प्राप्त होती है। अपर्याप्त वायु, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अगर वहाँ पर कमी है, उसमें जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, ध्यान रखिए। देखिए, नाइट्रोजन व सल्फाइड के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैसें हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। अब इन संसाधनों के अविवेक दोहन और अत्यधिक मात्रा में दोहन से वैश्विक ऊष्मन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, की समस्या भी हमारे सामने उत्पन्न हुई है। अब सिंपल इस टर्म को इजी बात में समझिए। देखिए, पहले पुराने ज़माने में क्या होता था कि यह तो घरों में एक संसाधन के रूप में साइकिल होती थी या मोटरसाइकिल होती थी। आजकल घर में 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों के पास 5 व्हीकल हैं और वो उन्हें अलग अलग इस्तेमाल लेते हैं, तो ज़्यादा हो गया ना। एक तो पेट्रोलियम का दोहन भी ज़्यादा हो गया, फिर इनसे देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें निकल रही हैं, तो उससे भी टेम्परेचर बढ़ा है। इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, तो वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। और आपने देखा भी होगा व्हीकल चलते हैं तो ऊष्मा से वो गर्म होते हैं, तो हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, हीट हमारे एनवायरनमेंट में ही तो जा रही है, तो उस वजह से जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। आज से काफ़ी टाइम पहले की जब हम बात करते हैं तो टेम्परेचर 50 डिग्री होता ही नहीं था। आजकल 45-50 टेम्परेचर, तो गर्मी आते ही 10 दिन के अंदर इतना टेम्परेचर देखने को मिलता है। बहुत अधिक गर्मी की जो समस्या है वो उससे उत्पन्न हो गई है और ज़्यादा गर्मी होने से वनस्पति भी नष्ट हो रही है, वर्षा मानसून का समय वो भी चेंज हो गया है। तो ये इन संसाधनों के ज़्यादा उपयोग से हुआ है। उपयोग क्या कह सकते हैं, एक तरह से दुरुपयोग कह सकते हैं। उस वजह से ये समस्याएं आज के टाइम में देखने को मिल रही हैं। अब ये समस्या तो है ही, इनका यूज़ करना भी हम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्हें किस प्रकार से हम सीमित कर सकते हैं उसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखिए, संसाधन संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले पर्यावरण अनुकूल व्यवहार, कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करके
संसाधनों की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग करना अथवा पैदल या साइकिल से चलना। आप मान लो आप एक ही जगह जा रहे हैं, 3-4 मोटरसाइकिल लेकर के जा रहे हैं, उसकी बजाय आप क्या करें, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए, बेस्ट है। पैदल चलेंगे, स्वास्थ्य सही रहेगा, नॉर्मल डिस्टेंस है जिसे आप कवर कर सकते हैं। साइकिल, आजकल देखिए साइकिल का फिर से ट्रेंड आ रहा है, धीरे धीरे लोग साइकिल को फिर से अपना रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है ये साइकिल से चलना। घरों में बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब का उपयोग करना, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज़ करना जो बिजली की कम खपत करते हो। एलईडी हो गया, सीएफएल हो गई, ये जो हम यूज़ करते हैं उन्हें यूज़ किया जाए। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग करना, जहाँ तक संभव हो पाए तो आप सीढ़ियों का उपयोग कीजिए। हीटर या अन्य सिगड़ी की जगह गर्म ऊनी वस्त्र पहनना। आप जैसे नाइट में सोते हैं तो हीटर लगा करके सो जाते हैं, तो उससे कितनी अधिक बिजली की खपत होती है। बिजली की खपत यानी कोयले की खपत। उसकी बजाय आप अच्छे वस्त्र खरीदिए जो गर्म रहते हैं। सोलर उपकरणों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सोलर सेल लगा सकते हैं, सोलर कुकर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे सोलर से चलने वाली लाइटें हैं तो आप इन्वर्टर की जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेस्ट आइडियाज़ हैं जो पर्यावरण अनुकूलन व्यवहार को दर्शाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था चैप्टर 16। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभ्यास प्रश्न इसमें लिखने वाला तो कोई नहीं है। जनरल हमने जो चैप्टर समझा है और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सिंपल है, मैं थोड़ा सा इनका क्विक रिवीजन कर देती हूँ, ठीक है। इन्हें नोट करने की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इन्हें सिर्फ समझ सकते हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल करके इनके उत्तर लिख सकते हैं। फर्स्ट देखिए कि अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे आप छोटा सा गार्डन विकसित कर सकते हैं, किचन गार्डन लगा सकते हैं, सोलर जो लाइटें हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। जल प्रबंधन की हमने इसमें चर्चा की थी, तो जल के लिए आप क्या करें, जो वर्षा का जल होता है, रेन वाटर जो होता है, उसको स्टोर करने के आप टैंक वगैरह भी बना सकते हैं। प्लास्टिक था, तो प्लास्टिक के लिए सबसे ज़्यादा प्लास्टिक या तो सब्जियों से आता है या पैकेजिंग के प्रोडक्ट आता है, तो आप पैकेज वाला फूड कम लाएं, प्रोसेस फूड जिसे बोलते हैं वो भी कम लाएं। आप मार्केट जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए कपड़े का थैला लेकर के जाएं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आप अपने घर को पर्यावरण मित्र बना सकते हैं। सेकंड आता है कि आप अपने विद्यालय में क्या परिवर्तन लाएंगे कि जो पर्यावरण अनुकूलित बना सकें। देखिए विद्यालय में तो मेनली यही समस्या होती है कि आप कचरा जो है वो अन्यत्र नहीं फेंकें, डस्टबिन रखें, डस्टबिन का यूज़ करें। खाली पड़ी जगह है तो वहाँ पर आप गमले वगैरह लगाना, प्लांट्स वगैरह लगाना, ये सब लगा सकते हैं। अपने विद्यालय परिवार का ध्यान रखें, ठीक है। छोटे छोटे देखिए जनरल से क्वेश्चन है। थर्ड देखिए कि इस अध्याय में हमने देखा कि जब हम वन व वन्य जंतुओं की बात करते हैं तो 4 मुख्य दावेदार सामने आते हैं। इनमें से किसे वन उत्पाद प्रबंधन हेतु निर्णय लेने के अधिकार दिए जा सकते हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। देखिए हमने इस चैप्टर में जनरली 4 दावेदार पढ़े थे कि वन के आसपास रहने वाले लोग, सरकार का वन डिपार्टमेंट, प्रकृति प्रेमी और उद्योगपति। तो आप इसमें से बताएं कि आपको कौन ऐसा लगता है जिसे वन प्रबंधन के निर्णय दिए जा सकते हैं। देखिए मेरी दृष्टि में देखा जाए तो जो वन के अंदर और इसके निकट रहने वाले लोग हैं वो भी वन उत्पाद के हकदार हैं, भी वो प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। हाँ, वो उसे अनावश्यक नहीं काटे, उसका अनावश्यक दोहन नहीं करे, वो उसका संरक्षण करे, वो हकदार है। और सेकंड मेरी दृष्टि में वन्य जीवन और प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति के संरक्षण करते हैं वे मेरी नज़र में तो इसके दावेदार हैं। आपके नज़र में कौन से दावेदार हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में देखिए कि अकेले व्यक्ति के रूप में आप निम्न के प्रबंधन में क्या योगदान दे सकते हैं। आप अकेले हैं, आप क्या सहयोग करेंगे। तो देखिए वन व वन्य जंतुओं के लिए पेड़ पौधे लगाएंगे पर्याप्त मात्रा में, कोई संकल्प भी ले सकते हैं कि इस वर्ष मैं इतने पेड़ लगाऊंगा, तो उस हिसाब से आप संरक्षण कर सकते हैं। वन्य जीव जंतुओं का शिकार नहीं करके ले सकते हैं। जल संसाधन की हम चर्चा करें तो जल को वेस्ट नहीं करना, जैसे ब्रश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि नल खुला ही छोड़ दिया, पानी बह रहा है, ऐसा नहीं करना है। जल को कम से कम वेस्ट करना है। कोयला पेट्रोलियम की बात करें तो आप पैदल चलकर मार्केट जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं पास से ही, और आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चले जाते हैं, तो ये भी नहीं करें, आप पैदल जाएं या साइकिल है उसका इस्तेमाल करें। तो आप सिंपल ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है
कि आप अकेले व्यक्ति के रूप में विभिन्न उत्पादों की खपत कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। जो मैंने उपाय बताए थे थोड़े बहुत, जैसे हीटर सिगड़ी का प्रयोग नहीं करें, गर्म कपड़े पहने, सोलर उपकरणों का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट कम कर सकते हैं। तो जनरल सिंपल एक जैसे से ही दोनों क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे ज़रूर बताएं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जनरली हमारे सोचने वाले क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आप अपने से संबंधित 5 कार्य लिखिए जो आपने एक सप्ताह में किए हो। अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आप ऐसे 5 कार्य बताइए कि जो आपने प्राकृतिक के संरक्षण में पिछले 1 हफ्ते में किए हैं, ठीक है। भी आपने 1 हफ्ते में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया, जल का प्रबंधन किया, कोई पेड़ पौधा लगाया, प्रकृति का संरक्षण किया, कोयला और पेट्रोलियम की बचत की, तो आपको बताने हैं। और आपने ऐसे कौन से काम किए हैं जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को और बढ़ाया है, तो ये भी आप मुझे बताएं कि आपने कोई पेड़ काटा है, आपने कितना पेट्रोल और कोयले की खपत की है। तो आप ये जनरल इसको सोच के बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7th और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस अध्याय में उठाई गई समस्याओं के आधार पर आप अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे जिससे संसाधनों के संपोषण को प्रोत्साहन मिल सके। देखिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या समस्याएं पढ़ी। हमने वन प्रबंधन की समस्या पढ़ी कि आज वनों की कटाई वगैरह ज़्यादा हो रही है, मानवीय हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा है। जल संसाधन की बात करें तो जल काफ़ी मात्रा में प्रदूषित हो रहा है। पीने योग्य जल पहले आरओ, वाटर प्यूरीफायर ये होते ही नहीं थे, बिल्कुल बढ़िया शुद्ध जल होता था। आजकल जल को इतना प्यूरीफाई करके पी रहे हैं फिर भी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जल प्रदूषित हुआ तभी तो ये चीज़ें में लगाने की जरूरत पड़ रही है ना। तो ये समस्याएं थी। नेक्स्ट कोयला पेट्रोलियम की समस्या थी कि इनके भी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इनकी कमी हो रही है। तो इन समस्याओं के आधार पर आप अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करेंगे, इसका उत्तर जो हम अभी 5-6 क्वेश्चन करके आए हैं उनके अंदर ही कंप्लीट होता है कि हम पेट्रोल की बचत करेंगे, कोयले की बचत के लिए बिजली को अनावश्यक नहीं जलाएंगे। घर से बाहर जा रहे हैं तो हम अपने घरों के उपकरण देख के जाएंगे कि वो सारे स्विच ऑफ है या नहीं है। जल है तो जल को फालतू वेस्ट नहीं करेंगे। वन है तो वन संरक्षण के लिए भी हम प्रतिज्ञा करेंगे। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे उपायों के द्वारा आप अब संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। और इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो देखिए इसमें जनरल सी बातें हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।